अब हम एलिमेंट्स को देखते हैं। तो उसके लिए एक मैं नया पेज ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ सोशल मीडिया पर जाकर इंस्टाग्राम पोस्ट ले लेती हूँ। एलिमेंट में हम शेप से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ एलिमेंट करती हूँ तो यहाँ पर शेप आता है। शेप में यहाँ पर ग्राफिक है, फ्रेम्स है, फ़ोटोज़, मॉकअप्स, 3D वीडियो सब ये सब आ रहा है ऑप्शन। तो शेप्स तो हम सबको मालूम है। तो यहाँ पर अगर मैं एक ये कॉर्नर वाला शेप है और एक ये राउंड कॉर्नर वाला शेप है। शेप हम सबको मालूम है कि कैसा होता है। फिर यहाँ पर अगर मैं सी ऑल पर करूँ तो फिर ये एक सर्कल आ जाता है और यहाँ पर एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल मैंने ले लिया। ये 4 शेप मैंने लिया है अपने पेज पर। यहाँ पर मैं एक पेज और ले लेती हूँ और अब मुझे इस सर्कल को इस पेज पर लाना है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस सर्कल पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर 3 डॉट आता है। तो मैं इस 3 डॉट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे कॉपी का ऑप्शन मिलता है और इस पेज पर आकर जब मैं क्लिक करूँगी तो अपने माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी तो मेरा सर्कल इस पेज पर आ गया। ठीक है। या फिर अगर मुझे दूसरे पेज पर कोई शेप मूव करना है तो मैं इस शेप पर क्लिक करके इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी। तो ये जो है मेरा सर्कल इस पेज पर आ गया। यानी हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी हम किसी भी एलिमेंट को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जा सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, हमें एक सर्कल चाहिए। अब इस पेज पर हमने सर्कल को ले लिया है। मैं इसे सेंटर पे कर इसके जो कॉर्नर से मैं इसे बड़ा कर देती हूँ। अब जैसे ही मैंने इस सर्कल पर क्लिक किया तो यहाँ पर टूल बार सामने आ गया है। अब इस टूल बार में यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। तो जब मैं इस एडिट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे इस तरह के शेप्स आ रहे हैं। यानी मैं अपने सर्कल को इस तरह के किसी भी शेप में डाल सकती हूँ। अगर मुझे इसे इस शेप में करना है तो ये इस शेप का हो जाएगा। एरो करना चाहूँ तो एरो हो जाएगा। यहाँ पे क्लाउड करना चाहूँ तो क्लाउड हो जाएगा। हार्ट शेप करना चाहूँ तो हार्ट हो जाएगा। यानी जिस भी शेप में मैं चाहूँ तो एडिट पर जाकर इस शेप को बदल सकती हूँ। अगर हमें इसका कलर बदलना है तो हम इसका कलर बदल सकते हैं। कलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर प्लेट आ जाएगा और यहाँ से मैं कोई एक कलर ले लेती हूँ। उसके बाद आता है बॉर्डर स्ट्रोक स्टाइल। तो अगर मुझे अपने इस सर्कल को बॉर्डर करना है तो मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बॉर्डर आ गया है। और अब अगर मुझे इस बॉर्डर को और डार्क करना है तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक विड्थ। यानी अगर मैं इसे बढ़ाऊंगी तो इसका जो है बॉर्डर और थिक होता और मोटा होता जाएगा और अगर कम करूंगी तो ये कम होता जाएगा, पतला होता जाएगा। ठीक है। अगर मुझे इस तरह का चाहिए तो ये ऐसे इसका लाइन डैश डैश हो गया, इस तरह का। आप यहाँ पर या तो इसे इस स्लाइडर से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपना कर्सर रखकर इसे चेंज भी कर सकते हैं, जो भी साइज़ आपको देना हो। ठीक है। तो इसे मैं पहले जैसा कर देती हूँ। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये है कि अगर आप जब ये जो
बॉर्डर है, जब आप इसमें से कोई बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर बॉर्डर को कलर को बदलने के लिए ऑप्शन मिलता है। जब मैं इसे नन पे करती हूँ तो ये ऑप्शन हट जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई बॉर्डर सेलेक्ट करूँ तो मुझे इसके कलर को बदलने के लिए ऑप्शन मिलता है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे इस स्ट्रोक को बदलने के लिए ऑप्शन मिल गया। मैं इसके स्ट्रोक को कर देती हूँ रेड, तो देखिए ये रेड हो गया। इसकी थिकनेस, इसके वेट को थोड़ा और बढ़ाती हूँ तो समझ में आएगा, और इसे कर देती हूँ प्लेन। ठीक है, इस कलर में हमें यहाँ पर ग्रेडियंट कलर के लिए भी ऑप्शन मिलता है, तो हम अपने इस सर्कल को ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट कलर या तो हम इसे दे भी सकते हैं या फिर हम कुछ खुद से बना भी सकते हैं। उसके बाद आता है कॉर्नर राउंडिंग। कॉर्नर राउंडिंग, क्योंकि ये पहला सर्कल पहले से इसके राउंड कॉर्नर होता है तो ये ऑप्शन हम यहाँ नहीं देख सकते। ये हम इस स्क्वायर में देखते हैं कि अगर हमें इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है तो हम इससे कॉर्नर राउंडिंग पर क्लिक करते हैं और इसके कॉर्नर को हमें जितना राउंड करना हो वो उसे करेंगे। ये देखिए ये इतना राउंड हो गया, और अगर इसे दम कर देंगे, देखिए ये ठीक है। ये जो मैं इस शेप को इस पेज पर ले लेती हूँ, इसे इधर कर देती हूँ और इसको इधर करती हूँ। ये जो शेप है तो ये कॉर्नर राउंडिंग इस पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये सर्कल पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके कॉर्नर्स पहले से राउंड है। ठीक है, अब किसी भी शेप पर अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो क्या करेंगे, तो किसी भी शेप पर अगर कुछ हमें लिखना है तो उस शेप पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हमें लिखने के लिए मिल जाता है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ABCD हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसकी साइज़ मैं बढ़ा देती हूँ। और फिर हमने जितना भी देखा था कि हम इसका जो है इसका कलर बदल सकते हैं, तो कलर में जाके इसका कलर बदल देते हैं। इसका फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, तो हमें अगर फ़ॉन्ट बदलना हो हम इसका फ़ॉन्ट बदल देते हैं। इसे आइटैलिक करना हो आइटैलिक कर सकते हैं। ये देखिए आइटैलिक, ये हमें विजिबल नहीं हो रहा, ये एक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आइटैलिक जो है इस पर मतलब इस पर जो है ये नहीं वो होगा, इस फॉन्ट में नहीं है आइटैलिक का। और यहाँ पर अंडरलाइन के लिए है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। मतलब जो भी ऑप्शंस हमें है, बुलेट्स डाल सकते हैं, लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमने जो है टेक्स्ट में वाले सेशन में देखा है। और इसको एनिमेशन इसमें डाल सकते हैं, जो भी एनिमेशन हमें डालना हो तो हम इसके अंदर एनिमेशन डाल सकते हैं। की पोजीशन, इस टेक्स्ट की पोजीशन लेफ़्ट, टॉप, जो भी अगर हमें इस शेप के साथ करना है तो वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आ जाता है। यहाँ पर जो कॉपी स्टाइल है, तो इसमें अगर हमें कॉपी स्टाइल करना है, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं करती हूँ कॉपी स्टाइल और दोबारा से इस सर्कल पर क्लिक करती हूँ, तो स्टाइल जो है इसका कॉपी हुआ है, यानी इस शेप का जो कलर है तो उसने सर्कल ने भी वही कलर ले लिया, लेकिन उसका कंटेंट कॉपी नहीं हुआ है।
तो ये ध्यान में रखना है कि कॉपी स्टाइल में ऐसा होता है कि वो सिर्फ स्टाइल कॉपी करता है लेकिन कंटेंट कॉपी नहीं करता। तो मैं इसे वापस से अनडू कर देती हूँ। हर शेप के लिए एडिटिंग टूल्स वही होंगे, सबके लिए यही एडिटिंग टूल्स होते हैं जो हमने अभी देखे हैं। और हर एलिमेंट में आपको एनिमेट करने का ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी, पोजीशन, ये सब जो है आपको हर एलिमेंट में ये ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस एलिमेंट में भी कर सकते हैं। इसका अगर कॉर्नर बदलना चाहें तो इसके कॉर्नर के लिए भी आपको ऑप्शन मिलता है। इसका अगर शेप आपको बदलना है तो इसके शेप को बदलने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे क्लिक करूँ और यहाँ पोजीशन पर जाकर इसकी पोजीशन चेक करूँ तो यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टू फ्रंट, टू बैक, ये ऑप्शंस है तो ये डिसेबल है। तो हमें इसे देखना है अभी कि ये कैसे इनेबल होगा। तो इसके लिए तो अब जो मैं जो है इसको स्क्वायर कर देती हूँ और इसका कलर बदल देती हूँ और इसका जो है इसका भी शेप बदल कर इसको ट्रायंगल कर देती हूँ। अब मैंने इस ट्रायंगल को इस सर्कल पर रखा है और इस स्क्वायर को इस ट्रायंगल पर रखा है, लेकिन अभी ये दिख रहा है कि ट्रायंगल सबसे ऊपर है और सर्कल के ऊपर है ये स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर है ये ट्रायंगल। क्योंकि हमने सबसे पहले जो शेप लिया था वो सर्कल लिया था, इसलिए सर्कल सबसे नीचे चला गया। उसके बाद हमने जो शेप लिया था तो स्क्वायर लिया था, स्क्वायर के बाद हमने ट्रायंगल लिया। तो इस तरह से जो है ये एक के ऊपर एक आ रहा है। अब मुझे इसे उल्टा करना है, मतलब मुझे ट्रायंगल को सबसे नीचे करना है, उसके बाद मुझे सर्कल। तो अगर हमें इसकी पोजीशन को बदलना है, यानी जो एलिमेंट सबसे ऊपर है हमें उसे सबसे नीचे करना है, सबसे पीछे करना है, तो उसके लिए हम पोजीशन पर जाएंगे। पोजीशन पर जाकर देखिए यहाँ पे ये बैकवर्ड और टू बैक का ऑप्शन जो है इनेबल हो गया है। तो मैं जब इसे बैकवर्ड करूँगी तो ये स्क्वायर के पीछे चला गया, ट्रायंगल जो है वो स्क्वायर के पीछे चला गया। अब मुझे सर्कल को स्क्वायर के ऊपर करना है, तो मैंने सर्कल को क्लिक किया। अब मैं पोजीशन पर जाती हूँ तो यहीं देखिए फॉरवर्ड और टू फ्रंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं फॉरवर्ड करूँगी तो ये जो है ऊपर आ गया। अब पोजीशन को चेंज करने का एक तरीका और है कि अगर आपको किसी एलिमेंट का पोजीशन बदलना है तो आप उस एलिमेंट पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन मिलता है। लेयर के ऑप्शन में आपको मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जब आप इसे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो वो एलिमेंट जो है आगे आ जाता है। इसी तरह अगर मुझे सर्कल को फॉरवर्ड करना है, आगे लाना है, तो मैं ट्रायंगल को आगे लाना चाहती हूँ तो मैं ट्रायंगल पर राइट क्लिक करके लेयर पर जाती हूँ और यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड करती हूँ। लेयर पर जाकर मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो मेरा ट्रायंगल सबसे ऊपर हो गया। इसी तरह अगर मुझे बैकवर्ड करना है तो भी मैं इसी तरह करूँगी कि मुझे जिस एलिमेंट को पीछे करना है तो मैं उस एलिमेंट पर राइट क्लिक करूँगी और लेयर पर जाकर सेंड बैकवर्ड, तो मेरा वो एलिमेंट पीछे चला जाएगा। अब यहाँ पर सर्कल के ऊपर है स्क्वायर और ये ट्रायंगल भी इस सर्कल के ऊपर है। सर्कल सबसे नीचे हो गया तो मुझे सर्कल को सबसे ऊपर करना है, सबसे ऊपर मुझे सर्कल को करना है। तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करती हूँ और लेयर पर जाकर ये जो ब्रिंग टू फ्रंट है
तो ये जो है सर्कल को सबसे ऊपर कर देगा और जो ब्रिंग फॉरवर्ड है वो एक स्टेप आगे करेगा। अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूं तो सर्कल जो है ट्राइंगल से आगे आ गया लेकिन स्क्वायर के पीछे है। आप शेप देखकर समझ सकते हैं कि मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड किया था तो सर्कल ट्राइंगल से आगे आ गया लेकिन वो स्क्वायर के पीछे है। तो मैं इसे जो है दोबारा अंडू करती हूँ तो ये दोबारा से दोनों एलिमेंट के पीछे चला गया। अब सर्कल सबसे पीछे है और मुझे सर्कल को सबसे आगे करना है। तो मैं सर्कल पर क्लिक करके सर्कल पर राइट क्लिक करती हूँ। ये मेक श्योर रहना चाहिए कि आप कौन से शेप पर क्लिक कर रहे हैं, तभी आपको सही ऑप्शन शो होगा। मैंने सर्कल पर राइट क्लिक किया और लेयर में आ रहा है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट क्या करता है, ये आपके शेप को, अगर आपका शेप सबसे पीछे है तो उसे वो सबसे ऊपर कर देगा। इसी तरह यहाँ पर है सेंड टू बैक, तो ये ऑप्शन भी इसी तरह यूज़ होता है कि अगर आपका एलिमेंट आपको आपके एलिमेंट को सबसे पीछे करना है तो सेंड टू बैक। तो अभी मैं यहाँ पर करती हूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो देखिए ये सर्कल सबसे ऊपर आ गया। तो ये आसानी हो जाती है हमें डिज़ाइनिंग करते वक्त। अब मैंने इस सर्कल को इधर कर दिया तो मेरा जो स्क्वायर है ये पूरा छुप गया है। ठीक है, मैंने सर्कल से स्क्वायर को पूरा छुपा दिया। मेरा ट्राइंगल मुझे दिख रहा है और स्क्वायर का ये जो छोटा छोटा ये ऐसे कॉर्नर दिख रहा है मुझे। अब अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये सर्कल सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर को सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ट्राइंगल सेलेक्ट हो रहा है और सर्कल सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके जो पीछे स्क्वायर छुपा है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पोजीशन पर जाती हूँ और पोजीशन पर जाकर ये लेयर का ऑप्शन आता है। इस लेयर के ऑप्शन में ये हमें बताता है कि आपने कितने एलिमेंट यूज़ किए हैं। हम जितने भी एलिमेंट यूज़ करेंगे तो वो सारे एलिमेंट जो है लेयर्स में आ जाती हैं। लेयर में हमें बता रहा है कि आपने एक पेज लिया है, उस पेज पर आपने एक शेप लिया है ट्राइंगल, उस पर एक शेप है स्क्वायर और उसके ऊपर एक शेप है सर्कल। अगर मैं पेज पर क्लिक करूँगी तो ये पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ट्राइंगल पर क्लिक करूँगी तो ट्राइंगल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो वो स्क्वायर पर भी सेलेक्ट हो रहा है। यानी अगर हमारा कोई एलिमेंट जो छुप गया है किसी बड़े एलिमेंट के पीछे तो हम उसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें लेयर में जाना होगा और लेयर में जाकर हम उस एलिमेंट को, जो छुपा हुआ एलिमेंट है, उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब मैं इसे यहाँ से हटा सकती हूँ, मैं इसकी पोजीशन को बदल सकती हूँ। मैं इसे यानी जो छुपा हुआ एलिमेंट है तो हम उसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें लेयर में जाना होगा। और लेयर में मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं कैसे गई थी। तो यहाँ पर जब मैंने किसी भी शेप पर मैं क्लिक करूँगी या अगर मैं ट्राइंगल पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ जो टूल बार आता है, तो इस टूल बार में यहाँ कॉर्नर पर पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। जब उस पोजीशन पर मैं जाऊँ तो यहाँ पर मुझे लेयर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर मुझे मिलता है शेप। ठीक है, लेयर समझ में आ गया। इसका यूज़ लेयर जो है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इसका यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए, ब्रिंग टू फ्रंट, या नीचे भेजने के लिए सेंड टू बैक, या थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट करने के लिए। जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया और पोजीशन पर गई तो मैं इसकी पोजीशन को देख रहे हैं आप, मैं इसकी पोजीशन को बदल सकती हूँ। इसका यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। इसके अंदर आपको दो टैब मिलते हैं, एक ऑल, ये जो ऑल टैब है तो इसके अंदर आपने जितने भी एलिमेंट अपने पेज पर डाले हैं तो वो सारे एलिमेंट आपको इस ऑल में दिखेंगे। और दूसरा ऑप्शन
अब इस एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, शेप हो सकता है, कुछ फोटोज़ जो भी आप अपने पेज पर डालेंगे, ग्राफिक डालेंगे, कुछ फ़ोटो डालेंगे, तो वो सारे जो है आपको ऑल में दिखेंगे। और ओवरलैपिंग पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखें आप, तो मुझे सिर्फ जो है दो ही दिख रहा है, एक तो ये स्क्वायर दिख रहा है और एक ये पेज दिख रहा है। तो ओवरलैपिंग क्या होता है, ये सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स दिखाता है जो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, यानी ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वो ऑब्जेक्ट दिखाता है। अब क्योंकि हमारा स्क्वायर सेलेक्ट है, तो ये जो है दिखा रहा है कि स्क्वायर जो है इस पेज पर है, इसलिए ओवरलैपिंग में हमें सिर्फ पेज और ये स्क्वायर दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे ये दिखाता है कि ये जो हमने सेलेक्ट किया है तो ये इस पेज पर है और इसके ऊपर सर्कल और ये ट्राइंगल है, यानी ये तीन एलिमेंट है जो एक दूसरे के ऊपर है। पेज है, पेज के ऊपर ट्राइंगल है और ट्राइंगल के ऊपर सर्कल है। और अगर मैं स्क्वायर पर क्लिक करूं तो ये मुझे बताता है कि पेज है और पेज के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ये ओवरलैपिंग यूज़फुल है। ये डिज़ाइन बनाते वक्त जो बारीक बारीक हमारे जो एलिमेंट होते हैं एकदम छोटे छोटे से, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए, उनकी पोजीशन को बदलने के लिए, तो ये बहुत यूज़फुल है। यहाँ पर अगर आप इन डॉट्स को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी जो है हमें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कॉपी करने, कॉपी स्टाइल, पेस्ट, डुप्लीकेट, डिलीट, लॉक। तो ये लॉक क्या होता है? लॉक का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को फ्रीज कर देना, यानी वो मूव नहीं होगा, वो रीसाइज नहीं होगा, उसका कलर, पोजीशन चेंज नहीं होगा, वो एडिट नहीं कर पाएंगे हम। जब तक हम उसे अनलॉक नहीं करेंगे तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो कि आप किसी एलिमेंट को एक जगह फिक्स कर देते हो ताकि और काम करते वक्त वो हिल ना जाए। और ये लॉक हमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो हम जो इसे बैकग्राउंड को लॉक करने में यूज़ कर सकते हैं ताकि एडिटिंग के टाइम बैकग्राउंड मूव ना हो। लोगों को लॉक करने के लिए ताकि एक्सीडेंटली साइज, पोजीशन ना बदल जाए। शेप्स और फ्रेम्स को लॉक करने के लिए ताकि उनकी जगह फिक्स रहे और आप ऊपर टेक्स्ट ऐड एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। टेम्पलेट डिज़ाइन बनाते वक्त ताकि लेआउट स्टेबल रहे। इसे एग्जांपल्स में से समझिए कि अगर आपने डिज़ाइन के नीचे एक रेक्टेंगल बैकग्राउंड रखा है और ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हो, तो रेक्टेंगल बार बार सेलेक्ट होकर मूव हो जाता है। इसका सॉल्यूशन ये होता है कि रेक्टेंगल को लॉक कर दो, अब वो हिलेगा नहीं। इसे अनलॉक कैसे करेंगे? जैसे हमने लॉक किया है सेम जगह पर जाके अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो अभी मैंने इस पर लॉक किया इसे, तो अब मैं देखती हूँ कि मेरा सर्कल मूव हो रहा है क्या। तो इसका मतलब मैंने इसे अभी लॉक नहीं किया। तो मैं दोबारा से इस पर राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं इसे लॉक करती हूँ। तो अब देखते हैं हमारा सर्कल मूव हो रहा है। तो देखिए हमारा सर्कल मूव नहीं हो रहा है, यानी ये लॉक हो चुका है। अगर मैं इसकी साइज को बढ़ाना चाहूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया और जब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने टूल बार ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं इस पर कोई भी चेंज नहीं कर सकती। अब मुझे इसे अनलॉक करना है तो मैं कैसे करूँगी? तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने राइट क्लिक किया तो ये मुझे अनलॉक का ऑप्शन देता है। तो मैं इसे अनलॉक कर देती हूँ। तो ये देखिए टूल बार हमारे सामने आ गया है। ये जो लॉक का ऑप्शन है तो ये इस पेज के ऊपर भी है, ये दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो ऑप्शन है तो ये इसके नीचे लिखा हुआ है, आ रहा है लॉक पेज। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये पूरा पेज लॉक हो गया। तो देखिए अगर मैं किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे टूल बार नहीं आ रहा है, यानी ये पूरा पेज लॉक हो गया है। और अगर मैं पोजीशन पर जाकर लेयर में जाकर लॉक करती हूँ तो वो एक एलिमेंट लॉक होता है और यहाँ पर ये पूरा पेज लॉक हो गया, यानी हमारी हर डिज़ाइन जो है फिक्स हो गई। अब मैं इसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकती।
और मुझे अगर इसे अनलॉक करना है तो मैं दोबारा इसे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन और मिलता है, हाइड पेज, क्योंकि ये हमारा हमने दूसरा पेज लिया है। जैसे एक पेज यहाँ है और एक पेज यहाँ है, तो अगर इसका मतलब क्या होता है, हाइड पेज का मतलब कि अगर हमने इसे हाइड कर दिया, ये अभी अनहाइड हुआ है यहाँ पे, और अगर हमने इसे हाइड कर दिया तो अगर हम PDF वगैरह बनाएंगे तो वो पेज जो हमने हाइड किया है तो वो पेज PDF में डाउनलोड नहीं होगा, वो पेज हाइड हो जाएगा। जब सिंगल पेज होता है तो डिलीट और हाइड का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन जब मल्टीपल पेजेस होते हैं तो डिलीट और हाइड का ऑप्शन हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो है हम नाम लिख सकते हैं अपने पेज का, हम कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसे लिख दूँ सेट 1, तो इसे मैं यहाँ कोई सा भी नाम दे सकती हूँ। यहाँ पर लॉक के बराबर एक और ऑप्शन आता है हमें, डुप्लीकेट पेज, यानी अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ तो सेम इस तरह का एक दूसरा डुप्लीकेट पेज हमें मिल जाता है। और यहाँ भी मैं इसका नाम बदल सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ सेट 2, और इसमें मैं चाहूँ तो कोई भी चेंज कर सकती हूँ। और यहाँ भी हमें डिलीट का ऑप्शन मिलता है, अनलॉक लॉक का ऑप्शन मिलता है और हाइड का पेज मिलता है। हाइड पेज ये जब हमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल पेजेस हमारे पास होते हैं और अगर हमें क्लाइंट को हमारे किसी पेज में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है तो हम उसे लॉक कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि ये पेज हमारे PDF में डाउनलोड ना हो, तो हम क्या करते हैं, तो इसे हम हाइड कर देते हैं। और जब हम PDF डाउनलोड करते हैं या वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो ये पेज जो हिडन पेज है वो डाउनलोड नहीं होता, या ये पेज जो है वेबसाइट पर पब्लिश नहीं होता। और ये डिलीट का ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। तो मेरा सेट 2 जो है वो डिलीट हो गया है। यहाँ पर आ रहा है प्लस का ऑप्शन, यानी यहाँ पर भी मुझे ऐड पेज का ऑप्शन मिलता है और ये नीचे भी मुझे ऐड पेज का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे एक और ब्लैंक पेज मिल जाता है। डुप्लीकेट पेज में और ऐड पेज ये दोनों अलग अलग ऑप्शंस है। डुप्लीकेट पेज यानी जो कुछ आपने बनाया है पेज में तो वो पूरा पेज आपके कंटेंट के साथ डुप्लीकेट हो जाएगा, और ऐड पेज आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा जिसमें आप अपना दूसरा आर्ट वर्क कर सकते हैं। तो मैं इस पेज को डिलीट कर देती हूँ। ये नीचे स्लाइडर, इससे आप अपनी डिज़ाइन को जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं। जब हम बहुत बारीक डिज़ाइन बना रहे हों तो हमें जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कि कौन सी चीज़ कैसी है, कहाँ क्या दिख रहा है। तो हमें अपनी डिज़ाइन को समझने के लिए ये जूम इन और जूम आउट का स्लाइडर बहुत काम आता है। ये मैंने टेक्स्ट के सेशन में भी बताया था। इसमें जब हम ऐड पेज करते हैं तो यहाँ पर भी जो है हमें सारे ऑप्शन वही मिलते हैं, और यहाँ पर ऐड पेज टाइटल, तो यहाँ पर भी जो है हमें टाइटल डालने का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकती हूँ, प्रैक्टिस सेट 1। तो हम यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। अगर हमें ऊपर जाना है, पेज को के ऊपर मूव करना है, तो यहाँ पर हम ऊपर इस पेज को ऊपर मूव कर सकते हैं, यानी वही पेज है और उसकी पोजीशन जो है ऊपर आ गई। ठीक है, हमारा जो पेज था वो सबसे लास्ट था, इसके बाद था, लेकिन हम चाहते थे कि ये वाला पेज ऊपर आ जाए। कभी हम जब अगर ई बुक बनाते हैं या कुछ ऐसे नोट्स वगैरह बनाते हैं तो आगे पीछे अगर हमारे कंटेंट हो गए तो हमारा ये पेज पहले आना चाहिए था, हमारा ये वाला टॉपिक बाद में आना चाहिए था। तो हमारा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम अपने पेज को इस मूव ऑन से आगे पीछे हम कर सकते हैं। यहाँ पर मूव ऑन और मूव अप और मूव डाउन दोनों का हमें ऑप्शन मिलता है।
अगर हमें इसे दोबारा नीचे करना है तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, हमारा पेज दोबारा नीचे आ गया। अगर हमें इसे मूव डाउन करना है तो हम इसे कर सकते हैं, हमारा पेज नीचे चला जाएगा। अगर हमें ऊपर करना हो तो हम मूव अप करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इस पेज को डिलीट कर देती हूँ और इस पेज के नीचे हमें ऐड पेज का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो हमें शीट, डॉक, प्रेजेंटेशन ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, यानी हम यहाँ से इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और अब अगर मैं इस पेज को डिलीट कर दूँ तो हो सकता है जैसे हम कभी गलती से अगर हमारा पेज डिलीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें अंडू का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैंने अंडू कर दिया तो मेरा वो पेज मुझे वापस मिल जाता है, और अगर मैं रीडू कर दूंगी तो ये वापस से चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ लाइन में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना है। तो मैंने लाइन पर क्लिक किया और यहाँ से मैं एक लाइन ले लेती हूँ। तो मैं ये एक प्लेन लाइन ले लेती हूँ, ठीक है, और इसे मैं ऊपर के पेज पे मूव कर देती हूँ। इस शेप को मैं डिलीट कर देती हूँ और इस लाइन को मैंने लाइन में भी जब मैं इसे क्लिक करूंगी तो मुझे जो है यहाँ पर लाइन के स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा, लाइन के कलर को बदलने का ऑप्शन मिल जाएगा कि मैं कौन सा कलर लेना चाहती हूँ। तो मैं लाइन का कलर बदल सकती हूँ और यहाँ पर इसके स्ट्रोक का स्टाइल बदल सकती हूँ, किस तरह का स्टाइल मुझे चाहिए थिक। अगर मुझे डैश चाहिए तो डैश हो जाएगा। इसे थोड़ा थिक करती हूँ। यहाँ पर अगर आप स्ट्रोक इसमें इसका थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, तो अगर आपको राउंडेड पॉइंट्स चाहिए तो आप इसे इनेबल कर दीजिए, तो आपकी लाइन का जो कॉर्नर है वो थोड़ा राउंड हो जाएगा। और अगर इसे आपको एरो करना हो तो इसे आप एरो कर सकते हैं। यहाँ पे एरो के अलग अलग शेप्स दिए हैं, तो आपको जो भी एरो करना हो, या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में, आपको जो भी शेप का एरो करना हो तो वो कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक में लाइन का यूज़ होता है, तो तब जो है हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसे बड़ा कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, यानी इसके इस पॉइंट को हम ऐसे कर सकते हैं। इसे ऊपर नीचे जहां हमें मूव करना हो मूव कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है आपको स्वैप लाइन एंड्स, मतलब ये जो यहाँ पे आपको ये बीच में से वाइट स्पेस दिख रहा है, तो और यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला वाइट स्पेस मतलब ये वाला जो एरो है वो आप इधर कर सकते हैं और ये वाला इधर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये आप देखें, ये इस तरफ हो गया और ये इस तरफ। तो ये स्वैप लाइन इसका ये यूज़ है। लाइन में एक ऑप्शन और आता है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन और ले ली, तो ये लाइन है, तो जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन, एल्बो लाइन और कर्व लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो होता है, और एल्बो लाइन तो ये कैसा होता है कि मैं इसे जिस तरह का भी शेप देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, जिस तरह से भी मैं इसे खींचना चाहूँ तो मैं इसे खींच सकती हूँ। ये जैसा मैं करना चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। ये देख रहे हैं आप। तो ये एल्बो लाइन है कि जो किसी भी तरह का शेप ले लेती है। आप इसे किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह का पैटर्न आप बनाना चाहते हैं, तो आप एल्बो लाइन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन और ले लेती हूँ और मैं इसे करती हूँ कर्व लाइन। तो कर्व लाइन, इसमें मैं किसी भी तरह का शेप इसे कर्व कर सकती हूँ। इस दूसरे का ये देख रहे हैं आप, मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ,
इसे ऐसे घुमा सकती हूँ, इसे यहाँ से खींच के मैं यहाँ, यानी जो भी हाफ सर्कल, जो भी ऐसा आप करना चाहें तो ये कर्व शेप में ही दूसरा शेप आपको बना के देगा। और हर एलिमेंट को, ये जो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एरो दिख रहा है, तो हर एलिमेंट को आप 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो। आप हर एलिमेंट की पोजीशन बदल सकते हो, आप हर एलिमेंट को मूव कर सकते हो जहां आपको रखना हो। और लाइन में आप लिख भी सकते हो, टेक्स्ट डाल सकते हो। उसके लिए आपको थिकनेस बढ़ाना होगा, उसकी चौड़ाई बढ़ानी होगी। तो मैं एक एलिमेंट लेती हूँ और यहाँ पर उसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। और अब अगर मुझे कुछ लिखना है इसके अंदर तो मैं टेक्स्ट पर जाकर एक सब हेडिंग का ले लेती हूँ और इस सब हेडिंग को मैं इसमें डाल देती हूँ। इसका कलर मुझे बदलना है तो मैं कलर बदल सकती हूँ। यानी जितने भी ऑप्शन हमें टेक्स्ट में मिलते हैं तो वो सारे ऑप्शन इस पर मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इस तरह के ये शेप से भी हम ले सकते हैं कि हमने इस तरह का रेक्टेंगल शेप लेकर उसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं। और इस तरह से भी हम कर सकते हैं और शेप लेकर भी हम उसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे तो हमें जो है उसके इस्तेमाल पता चलते जाएंगे कि हमें कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है और उसके इस्तेमाल करने के और कौन कौन से तरीके हैं। तो वो हमें और अच्छे से समझ में आएगा जब हम कुछ बनाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। लाइन में भी सारे ऑप्शंस उसी तरह के होते हैं जैसे एनिमेशन, पोजीशन, कलर। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट कैसे यूज़ होता है। तो अब मैं जो है ये बैक पे आ जाती हूँ, होम पर।